शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि अगर संपूर्ण लंका में विजय प्राप्त करनी है तो विभीषण की जरूरत पड़ती है। शिवराज सिंह चौहान को विभीषण भी सिंधिया के रूप में मिल गए थे और लंका रूपी कमलनाथ की सरकार भी संपूर्ण ध्वस्त हो गई थी। शिवराज सिंह चौहान अपने मिशन में सफल हो गए, कमलनाथ की सरकार गिर गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने कुछ विधायकों के समर्थन शिवराज सरकार को दे दिया और पुनः शिवराज सरकार बन गई। तो क्या विभीषण के अंदर कोई चाह नहीं थी? क्या वो रामराज्य के विभीषण वर्तमान में भी हैं कि निस्वार्थ भाव से बीजेपी का साथ दिए थे? बताया जाता है कि वर्तमान के विभीषण या फिर सिंधिया के मन में भी एक छोटा सा लालच था कि हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और अगर मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो हो सकता है आने वाले टाइम पर हमें इसका अवसर जरूर मिलेगा। यही लालच था कि वो कमलनाथ रूपी सरकार या फिर कहें उस लंका को ध्वस्त कर और उनका साथ छोड़कर शिवराज सरकार के साथ आ गए थे। लेकिन क्या सिंधिया रूपी विभीषण को आज तक वो लालच, वो राज्य का सुख प्राप्त हुआ जिस सुख और जिस लालच के लिए उन्होंने कमलनाथ की सरकार को छोड़ दिया था और बीजेपी या फिर शिवराज की सरकार में शामिल हो गए थे? दरअसल दोस्तों 2020 की वो कहानी जब कमलनाथ की सरकार गिरी थी और वर्तमान में मध्य प्रदेश के उपचुनाव में जो विजयपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी की करारी हार हुई है, उन दोनों का क्या ऐसा कनेक्शन है और क्या ऐसा संबंध है जिसे हम पुरानी कहानी से नए तर्ज पर जोड़ रहे हैं। दरअसल यह कहानी भले पुरानी है लेकिन आज तक वो कहानी पूरी नहीं हुई, वो अधूरी कहानी बनकर ही रह गई है। जब से वो कहानी की शुरुआत हुई तो शायद जिन्होंने उस कहानी को रचा उन्हें उम्मीद थी कि हम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे और हमने जो किया है वो हम अच्छा किए हैं और सफल हो जाएंगे। ऐसा टाइम भी आएगा कि हम मध्य प्रदेश के मुखिया बन जाएंगे, लेकिन ऐसा दिन अभी तक देखने को नहीं मिला। और अब वो बदलता दौर, अब यह बदलती राजनीति और सियासत की हवा, ऐसा लगता है कि जिस मंजिल को वो पाने के लिए अपना पूरा घर बार और परिवार छोड़ दिया, अब ऐसा लगता है कि पुनः उस घर बार और परिवार के पास पुनः जाने का वो वक्त आ गया है, क्योंकि उनके मन में भी यह विश्वास हो गया है कि हम अपने घर बार और परिवार में ही रहकर उस मंजिल को, उस राज्य के सुख को पा सकते हैं। हम इस दूसरी पार्टी या फिर दूसरे के जगह पर नहीं पा सकते। दरअसल हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की। ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवराज सरकार में जब शामिल हुए थे, वो अपनी सरकार को गिराकर शिवराज सरकार में शामिल हुए थे। उन्हें विश्वास था कि हम प्रदेश के मुखिया भले इस बार ना बने, लेकिन 2024 विधानसभा चुनाव के बाद शायद शिवराज के बाद हमारा नंबर आ जाएगा। लेकिन एक ऐसा वक्त आया कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ही नहीं रही तो फिर उनके जो बगल में बैठने वाले दिग्गज नेता हैं उनका कैसे नंबर लग सकता था। केंद्रीय आला कमान का चाबुक चला, केंद्र में बुला लिया, अब वो कृषि मंत्री बन गए, लेकिन अब उनके बगल में बैठने वाले या फिर मध्य प्रदेश में 2020 की सरकार में रामबाण साबित होने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या होगा, जिन्होंने इतना बड़ा सपना संजोकर बीजेपी में शामिल हुए थे। 2024 विधानसभा चुनाव के बाद शिवराज सरकार को ही नहीं पता था कि हम अब मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। वो दौड़ दौड़ कर मंचों में चढ़ रहे थे, नई नई लॉटरी, नए नई योजनाएं जनता के बीच में परोस रहे थे ताकि पुनः एक बार बीजेपी की सरकार बने और फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने। उन्हें नहीं पता था कि अब हम मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। उन्होंने बहुत खूब मेहनत किया, सरकार भी बनी, बहुमत में बीजेपी आई, लेकिन जब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ तो एक ऐसी चुटकी खोली गई कि पीछे बैठे हुए सबसे पीछे कतार में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को बना दिया गया। सर्वदलीय विधायक की बैठक में उन्हें मध्य प्रदेश का मुखिया चुना गया। तभी से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो शिवराज सिंह चौहान के साथ एक लालच लेकर आए थे मध्य प्रदेश की सियासत में, उनके मन में बहुत बड़ा विरोध या फिर उनका मन हताशा से भर गया कि शायद अब हमारी मंजिल
और हमारी उम्मीद पूरी होने वाली नहीं है, क्योंकि अब 5 साल के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बन गए हैं। जब 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन की थी तो पहले नंबर पर शिवराज सिंह चौहान आते थे, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम ही आता था, क्योंकि उस टाइम पर रामबाण अगर बीजेपी की सरकार के लिए साबित हुए थे तो वो थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। इस वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी यह विश्वास था कि हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शायद आने वाले टाइम पर बनेंगे। उस टाइम भी यह चर्चा थी कि उनके अंदर यह लालसा थी कि हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस की तरफ से बने, लेकिन बताया गया कि उन्हें विधायक दल की बैठक ने बहुत कम विधायकों ने उनका साथ दिया था, इस वजह से मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। उन्हें बीजेपी में उम्मीद दिखी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के बाद उस टाइम पर उन्हीं का नंबर आता था, लेकिन आला कमान का एक ऐसा चाबुक चला कि पूरे मध्य प्रदेश की सियासत को गोलमोल घुमाकर शिवराज सरकार को खत्म कर दिया। नए सिरे से मध्य प्रदेश में एक बीजेपी की सरकार बनी, जहां मोहन सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया कतार की सबसे पीछे वाली लाइन में खड़े दिखाई देने लगे। तब से सिंधिया को शायद यह विश्वास हो गया कि हम मध्य प्रदेश की अब बीजेपी की सरकार में उभर कर आने वाले नहीं हैं। यहां तक मुख्यमंत्री का सपना तो हम देख रहे थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बड़े नेताओं में भी हमारी शायद गिनती नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी सरकार के अंदर कब किसके साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। यहां किसी बड़े नेता को आगे नहीं बैठाया जाता है, आला कमान जो चाहता है वही होता है। ऐसा ही हुआ। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को शायद यह विश्वास हो गया होगा कि हम मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बीजेपी की सरकार में रहकर नहीं बन सकते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश की विधानसभा के उपचुनाव हुए और उपचुनाव में ग्वालियर चंबल इलाके से, जहां के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया माने जाते हैं, उसी से श्योपुर जिले के विजयपुर विधानसभा सीट पर जब उपचुनाव हुए और उस उपचुनाव में कांग्रेस में 6 बार रहे विधायक रामनिवास रावत को बीजेपी में शामिल कर उन्हें एक मंत्री का पद भी दे दिया जाता है। और जब वहां उपचुनाव होते हैं तो बीजेपी को यह विश्वास होता है कि 6 बार के विधायक रामनिवास रावत हैं, इन्हें हराने की क्षमता किसी के अंदर नहीं होगी। अब तो ये बीजेपी में शामिल हो गए हैं, इस वजह से और कोई नहीं हरा सकता है। इसी वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम स्टार प्रचारकों में भी शामिल था, उन्हें बुलाया भी गया था, लेकिन उतना तवज्जो नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए। शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया उस क्षेत्र के महाराज हैं, उन्हें बुलाया गया होता तो उपचुनाव के जो हार के नतीजे बीजेपी को देखने मिले वो ना देखने को मिलते। यही वजह है कि बीजेपी ने उन्हें तवज्जो नहीं दिया। बीजेपी को लगा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की लहर है, कांग्रेस के भले विधायक हैं, 6 बार से वहां जनता के बीच में रामनिवास रावत का दबदबा है, इस वजह से हार के चांस बहुत कम है। यही वजह रही कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को गंभीरता से नहीं लिया गया, महाराज को उन्हीं के क्षेत्र में प्रचार करने के लिए नहीं बुलाया गया और अंत परिणाम ये आया कि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। अब सवाल और जवाब के दौर शुरू हो गए। राजनीतिक सियासत में ये सवाल आने लगे कि महाराज के क्षेत्र में बीजेपी अगर हार गई तो महाराज कहां गायब हुए थे। और जब यह सवाल आया तो महाराज के सामने जब यह सवाल पहुंचा तो महाराज ने कह दिया कि हमें बुलाया ही नहीं गया था। लेकिन उसके बाद जब इस बयान के बाद बीजेपी की पार्टी से पूछा जाता है तो बीजेपी का संगठन उन्हें झूठा करार दे देता है कि सिंधिया जी झूठ बोल रहे हैं। वो भी एक नीचे तख्ते के विधायक जी कह देते हैं कि सिंधिया जी झूठ बोल रहे हैं, जबकि वो मध्य प्रदेश की सियासत में शायद शिवराज सिंह चौहान के बाद दूसरे नंबर पर उन्हीं का नाम आता था। लेकिन वर्तमान हालात सिंधिया जी के ये हो गए हैं कि एक विधायक भी उनके बयान को झूठा करार दे देते हैं। क्या यही बीजेपी के अंदर की कलह या फिर सिंधिया जी और मध्य प्रदेश के वर्तमान बीजेपी संगठन के बीच में अलग अलग मतभेद क्या यही है कि अब सिंधिया जी को झूठा करार दे दिया जाता है, उन्हें गलत साबित कर दिया जाता है, उन्हें नीचा दिखाया जाता है? तो क्या अंत परिणाम ये होगा कि सिंधिया जी पुनः अपने मंजिल को ना पाकर पुनः एक नई दिशा की तरफ भागेंगे? क्या पुनः एक नई मंजिल पाने के लिए वो एक नई राजनीतिक पार्टी फिर से ज्वाइन करेंगे? किस पार्टी में जाएंगे? क्या पुनः अपनी पूर्व पार्टी में जाएंगे? क्या वो घर वापसी करेंगे या फिर किसी नई पार्टी का दामन थामेंगे? क्योंकि जिस तरह उनका बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह वो चलते हैं, जिस तरह वो खड़े होते हैं या फिर मीडिया के सामने जैसे वो जवाब देते हैं, ऐसा लगता है कि उनके अंदर का पावर
कोई खींच लिया हो, ऐसे उनके अंदर की कोई शक्ति, कोई पावर नहीं दिखता है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं दिखती है। पूरे सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में यह सवाल उठाया जा रहा है, पूरे सोशल मीडिया में या फिर मध्य प्रदेश की मीडिया में एक ही सवाल चल रहा है कि सिंधिया जी आगे क्या करने वाले हैं। तो क्या सिंधिया जी को एक मोहरा बनाया गया था मध्य प्रदेश की सियासत को पुनः चमकाने के लिए शिवराज सरकार में, और फिर जब उनकी जरूरत खत्म हो गई तो उनके पावर को भी खत्म कर दिया गया? सिंधिया जी तो आए थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने, लेकिन उनको केंद्र में मंत्री बना दिया गया। केंद्र में एक छोटा सा लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया कि यहीं पकड़ कर आप बैठे रहिए, मध्य प्रदेश की सियासत में मत पड़िए। यही कारण है कि वो खुश नहीं है, यही कारण है कि वो बीजेपी से शायद नाराज चलते हैं। बीजेपी की राजनीति में वो तो राज करने आए थे, लेकिन उनको तो झुंझुना पकड़ा दिया गया। यही कारण है कि मोहन सरकार से अब वो खुश नहीं है। यही कारण है कि सियासत भी गर्म है। आने वाले टाइम पर क्या होगा, क्योंकि अब शिवराज सरकार तो है नहीं, ना तो शिवराज सिंह चौहान है, इसका परिणाम क्या होगा? क्या सिंधिया जी अपना एक दिशा, एक जगह पुनः बदलेंगे, या फिर बीजेपी में ही रहकर अपने आप को आजमाएंगे, अपने आप को वहीं स्थापित करने का प्रयास करेंगे? बीजेपी आला कमान क्या इस पर कोई विचार विमर्श करेगा? सिंधिया जी को लेकर कोई कड़ा निर्णय या फिर कोई बड़ा पद देने का विचार करेगा, या फिर सिंधिया जी जिस तरह कांग्रेसी भाजपाई माने जाते हैं उन्हें वैसे ही एक अलग नजरिए से देखा जाएगा, या फिर उन्हें कोई बड़ा तवज्जो नहीं दिया जाएगा? आने वाले वक्त पर जरूर देखना होगा। और एक बार सियासत फिर से गर्म होगी, जिस तरह 2020 में गर्म हुई थी, जिस तरह 2020 में कमलनाथ की लंका ढह गई थी, उसी तरह क्या फिर से होने वाला है? आने वाले वक्त पर जरूर देखा जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।